नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। वैसे तो पूरा मराठा राज्य ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कहा जाए ना एक प्रकार से मराठों की जो जान है ना, वो आज के टॉपिक में बसी है। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठों का प्रशासन, और विशेष रूप से कहा जाए तो आज हम शिवाजी का प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, विभिन्न परीक्षाओं में जो सर्वाधिक प्रश्न की संख्या रहती है वो मराठों के इस वाले भाग से यानी कि शिवाजी के प्रशासन से रहती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की हम लोग। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शिवाजी के जो जीवन वाला सेक्शन था उसको कंप्लीट किया था, और आज हम पढ़ना है शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन आज इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो देखो, तो शिवाजी के प्रशासन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं विशेषताएं। ठीक है, आखिरकार शिवाजी के प्रशासन की विशेषताएं क्या थीं। तो विशेषताओं में पहला क्या था? पहला ये था कि शिवाजी का जो प्रशासन था, शिवाजी का जो प्रशासन था वो आपका मुगलों से और दक्षिण भारत में जो तत्कालीन राज्य थे उनके प्रशासन से क्या था? प्रभावित था। यानी कि शिवाजी के प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव था मुगलों के प्रशासन का और दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रशासन का। तो पहला फैक्ट हो जाएगा हमारा शिवाजी के प्रशासन पर, है ना, मुगलों के प्रशासन तथा दक्षिण भारत के राज्यों के प्रशासन का प्रभाव। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो हमारा ये हो जाएगा। अब बात आती है दूसरी क्या विशेषता थी? दूसरी विशेषता बच्चा ये थी कि शिवाजी का जो प्रशासन था वो निरंकुश, लोकहितकारी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शिवाजी का प्रशासन निरंकुश तो था, लेकिन वो जनता के हित में था। ऐसा नहीं कि जनता पर अत्याचार था। तो निरंकुश होते हुए भी क्या था? वो लोकहितकारी था। ठीक है, अगर तीसरे फैक्ट की बात करें तो जो शिवाजी के प्रशासन में सर्वोच्च शक्ति थी, सर्वोच्च शक्ति थी, वो कौन था? छत्रपति। छत्रपति यानी कि राजा, और यानी कि आपका शिवाजी। ठीक है, तो सर्वोच्च शक्ति छत्रपति, राजा या शिवाजी ही सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सामान्यतः शिवाजी के प्रशासन की विशेषताएं। अब हम शुरुआत करते हैं शिवाजी के प्रशासन में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की, क्योंकि मैं इससे पहले आपको डायग्राम बनवा चुका हूँ और उस डायग्राम आप लोग देख चुके हैं किस प्रकार से हमने डिवाइडेशन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन को सामान्यतः मैंने अपने अनुसार, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो आपका अष्टप्रधान, एक कौन है? आपका अष्टप्रधान। ठीक है, और दूसरा है आपका अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी। ठीक है, अष्टप्रधान को फिर दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इसकी विशेषताएं, आखिरकार अष्टप्रधान की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं, और दूसरा मंत्री। कितने मंत्री थे? कुल मिलाकर के 8 मंत्री का जो ग्रुप था। ठीक है, शिवाजी के समय जो 8 मंत्री का ग्रुप था वो क्या कहलाता? आपका अष्टप्रधान कहलाता था। मेरी बात समझ गए? शिवाजी के प्रशासन को, स्पेशली हमने केंद्रीय प्रशासन को दो भागों में बांटा। वो कौन सा? अष्टप्रधान, और दूसरा अन्य अधिकारी। अन्य अधिकारी हमें कुल मिला कितने पढ़ने? 8 अधिकारियों को जानना है इसमें। ठीक है, तो अष्टप्रधान जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया। विशेषताएं, अर्थात अष्टप्रधान की विशेषताएं क्या थी वो जाननी है। दूसरा, अष्ट मतलब 8 और प्रधान मतलब प्रमुख, तो वो 8 मंत्री थे जिनको मिलाकर क्या बना था? अष्टप्रधान बना था। क्लियर? तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले आपकी अष्टप्रधान की विशेषताओं से। क्लियर? तो हेडिंग हो जाएगी आपकी केंद्रीय प्रशासन में। इस तरह डायग्राम बना लीजिए और शुरुआत कर दीजिए विशेषताओं से। और किसकी विशेषताएं हैं? तो अष्टप्रधान की विशेषताएं। तो बात करते हैं हम विशेषताओं की।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टप्रधान क्या था, शिवाजी के समय एक 8 मंत्रियों का ग्रुप था, तो वो क्या कहलाया, आपका अष्टप्रधान कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं में अष्टप्रधान का पहला फैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 मंत्रियों का समूह। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट हो जाएगा, जो अष्टप्रधान था, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, अष्टप्रधान है ना, मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका मतलब क्या है, बता दे रहा हूँ, नहीं शब्द है यहाँ पर। ठीक है, कुछ किताबों में इसका दे रखा है कि जो अष्टप्रधान था वो मंत्री परिषद की तरह कार्य करता था, लेकिन एक बार लोक सेवा आयोग द्वारा ये प्रश्न आ चुका है कि क्या अष्टप्रधान मंत्री परिषद की तरह कार्य करता था, तो उसमें गलत था। ठीक है, वो उसकी तरह कार्य नहीं करता था, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया है। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 8 मंत्री थे, उनका जो ग्रुप था, उनके द्वारा लिए गए निर्णय शिवाजी पर बाध्यकारी नहीं थे। अगर शिवाजी के लिए केवल वो सलाहकार प्रवृत्ति के थे, ओनली फॉर एडवाइजर। ठीक है, अगर शिवाजी उसको चाहे तो स्वीकार करें अष्टप्रधान के निर्णय को, अन्यथा अस्वीकार कर दें। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, अष्टप्रधान के निर्णय शिवाजी पर बाध्य नहीं। ऐसा नहीं था कि इसके निर्णय बाध्यकारी होंगे, शिवाजी पर कहीं से कहीं तक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट ये था कि ये जो अष्टप्रधान थे, ठीक है, जो 8 मंत्री थे, ये वंशानुगत नहीं थे, अर्थात शिवाजी जब चाहें, जिसको चाहें, उन 8 मंत्रियों के ग्रुप से बाहर कर सकते थे और किसी भी नए व्यक्ति को उसमें ग्रुप में शामिल कर सकते थे। तो नेक्स्ट हो जाएगा, अष्टप्रधान वंशानुगत नहीं थे, वंशानुगत नहीं थे। ठीक है, और ये शिवाजी पर बाध्यकारी नहीं थे, मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे, और 8 मंत्रियों का समूह था। ये सब हुए अष्टप्रधान की विशेषताएं, क्योंकि शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन की जो जान थी वो अष्टप्रधान में ही छुपी हुई थी। ठीक है, तो अब हो गया विशेषता वाला सेक्शन। अब हम पढ़ेंगे 8 मंत्री वो कौन कौन से थे जिनको मिलाकर के अष्टप्रधान बने थे। ठीक है, चलो यहां देखते हैं वो 8 मंत्री कौन कौन थे। ठीक है, इनको जान लेते हैं। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी मंत्री, और डैश लिख देना आप उसके आगे 8, जो भी लिखना चाहो। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, 1 मिनट जरा वेट करो, मैं 1 मिनट वीडियो चेक कर लेता हूँ जरा। ठीक है ना, डर गड़बड़ ना हो जाए कुछ, है ना वरना पूरी मेहनत बेकार चलेगी, पता चल के वीडियो बनाते रह गए और वीडियो बनी नहीं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट यहाँ से हम लोग, पहला पॉइंट जो हमारा प्रथम था, प्रथम कौन था, तो प्रथम तो सबसे पहले पेशवा। उन 8 में से पहला मंत्री कौन था, पेशवा। तो पेशवा वास्तव में था कौन, तो पेशवा वास्तव में प्रधानमंत्री होता था, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पेशवा महाराज शिवाजी के अष्टप्रधान में जो एक पहला मंत्री था पेशवा, वो वास्तव में क्या था, प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक, तो अब बात आती है इसका कार्य क्या था। तो इसका कार्य समानता ये था, पहला जो प्रमुख कार्य है उसका प्रमुख कार्य ये था कि छत्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, कार्य करना, छत्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना। और जितने भी थे, है ना, उन सब में सुपर पावर कौन था, पेशवा ही था। ठीक है, प्रधानमंत्री था, कार्य इसका प्रमुख ये हो गया। दूसरी बात, शिवाजी का प्रधानमंत्री था कौन, शिवाजी के पेशवा कौन थे, शिवाजी के पेशवा। तो समानता 2 नाम मिलते हैं यहाँ पर, एक तो मिलता है सामराज नीलकंठ, एक तो ये नाम मिलता है, पहले ये थे, और इनके पश्चात जो बनाया था वो बनाया था मोरोपंथ पिंगले को।
यानी कि शिवाजी के जो पेशवा थे वो दो लोग थे। पहले कौन थे? साम्राज्य नीलकंठ, और साम्राज्य नीलकंठ के पश्चात कौन बने थे? मोरोपंत पिंगले शिवाजी के क्या बने थे? आपके पेशवा बने थे। ठीक है, तो पेशवा इन अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण था। एक प्रकार से कहा जाए ना कि शिवाजी के बाद यानी कि छत्रपति यानी कि राजा के बाद सेकंड नंबर अगर किसी का आता था तो वो अष्टप्रधान का आता था। पेशवा इतना पावरफुल था, आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है आपको। इतना अधिक पावरफुल था कि अगर राजा के पश्चात अगर किसी की मोहर लगती थी और जो अनिवार्य थी किसी भी कार्य कराने के लिए, तो वो पेशवा की मोहर थी। यानी कि राजा के पश्चात जब तक पेशवा की उस पर मोहर और हस्ताक्षर ना हो जाए तब तक उस कार्य को फाइनल नहीं माना जाता था। तो आप खुद सोच सकते हो कितना महत्वपूर्ण था पेशवा का पद। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पेशवा यानी कि पहला मंत्री हम लोगों ने कवर करा। अब बात करेंगे दूसरे की। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड कौन था। चलो सेकंड जानते हैं। तो देखो सेकंड था आपका अमात्य। सेकंड कौन मंत्री था? अमात्य। इसका अन्य नाम, अमात्य को एक और नाम से भी जानते हैं हम, तो वो नाम था मजूमदार। क्या नाम था? मजूमदार इसका नाम था। इसका कार्य क्या था बच्चा? कार्य जान लेते हैं। तो प्रमुख कार्य इसका ये था कि ये जो था वित्त मतलब फाइनेंस, वित्त और राजस्व का प्रमुख। ये क्या था? वित्त का और राजस्व क्या था? प्रमुख था। और साथ ही साथ ये करता था आय, इनकम जो होती थी, आय और व्यय का हिसाब रखता था। मतलब राज्य की क्या कितनी आय हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, उस सब का हिसाब कौन रखता था? ये अमात्य नामक अधिकारी रखता था। क्लियर? और एक प्रकार से कहा जाए ना तो वर्तमान का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ही कौन? अमात्य होता था। क्लियर? और शिवाजी का वित्त मंत्री कौन था? तो उसका नाम था रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र पंत, ये नाम था। ये शिवाजी का कौन था? आपका वित्त मंत्री था। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ें, मतलब तीसरा अधिकारी, तीसरा मंत्री कौन था। चलो तो अब तीसरे मंत्री को जानते हैं। तीसरे मंत्री का क्या नाम था? तो देखो तीसरा ले लेते हैं। चलो ठीक है, बाकियानवीस। तो तीसरा अधिकारी था बाकियानवीस, या इसको केवल कई बार मंत्री भी बोला जाता था। बाकियानवीस, वैसे सभी मंत्री थे लेकिन बाकियानवीस को कई बार केवल मंत्री शब्द भी यूज करा गया है। तो बाकियानवीस कौन था? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, तीसरा है बाकियानवीस के विषय में। पहले बताता हूँ, लिख लेना। बाकियानवीस क्या था? जो राजा हुआ करता था, ठीक है, राजा की दैनिक मतलब रोजाना की जो गतिविधियां होती थी, या राजा जो भी डेली के डेली आदेश देता था, कार्य करता था, या दूसरा दरबार में जो भी एक्टिविटी होती थी, उन सब को लिपिबद्ध, उनको लिखता कौन था? बाकियानवीस लिखता था। मेरी बात समझ गए? तो एक प्रकार से कहा जाए तो है ना, राजा तथा दरबार की गतिविधियों को लिपिबद्ध करता, लिपिबद्ध मतलब उनको लिखता था। ठीक है, दूसरा ये हो गया। दूसरा ये था बाकियानवीस जो था गुप्तचर आप समझते हैं ना, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग भी किसी के पास था? इसी के पास था। सुरक्षा का दायित्व भी किसी के पास था? बाकियानवीस के पास ही था। एक प्रकार से कहा जाए तो यह वर्तमान का होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था। क्लियर? बात समझ में आ गई इसके विषय में? ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा मंत्री कौन था? नेक्स्ट नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 पर हम ले लेते हैं आपका पंडित राव, तो बात चलो ठीक है। चौथा नंबर लेते हैं हम सुमंत का अन्य नाम जो था, इसका अन्य नाम था दवीर। क्या नाम था? दवीर। और इसका कार्य क्या था बच्चा? तो इसका कार्य था, ये था विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री था। ठीक है, तो सुमंत कौन था? विदेश मंत्री। नेक्स्ट अब नंबर 5 की, पांचवा मंत्री की बात करें तो ठीक है, उसका नाम था, उसको समानता बोलते थे सचिव, या इसे बोलते थे सुरू नवीस। ठीक है,
तो नेक्स्ट 5 नंबर कौन आएगा, सचिव या सुरुनवीस। दोनों एक ही पति व्यक्ति के नाम थे, या तो सचिव बोलते थे या उसको सुरुनवीस बोलते थे। ठीक है, तो बात आती है फिर इसका कार्य क्या था। तो ये जो था बच्चा, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख। पत्राचार समझ गए आप। इसका मतलब ये हो गया कि शिवाजी के समय जो भी किसी अन्य राज्य से, किसी दूसरे देश से जो भी पत्रों का आदान प्रदान होता था, जो भी लेटर पत्र के द्वारा आना, मतलब जो भी बातें कही जाती थी एक दूसरे से, अपने विचार व्यक्त किए जाते थे, वो सारा का सारा काम कौन संभालता था, सचिव या सुरुनवीस संभालता था। ठीक है, तो पत्राचार का विभाग जो किसके पास था, वो सुरुनवीस के पास था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछे भी जा चुके हैं ये सब। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम लोग 6 नंबर पर कौन आता है उसको भी देख लेते हैं। 5 के बाद 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर पर आता था आपका सेनापति। कौन आता था, सेनापति। सेनापति का अन्य नाम, वास्तव में इसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसे बोलते थे सर ए नौबत। क्या बोलते थे इसे, सर ए नौबत। तो वास्तविक नाम था सेनापति का सर ए नौबत, इसका आधिकारिक जो नाम था सर ए नौबत। ठीक है, और ये तो आप समझ रहे हो, सेनापति था, सेना का पति, सेना का प्रमुख था। तो और इसके अलावा प्रमुख कार्य क्या करता था ये सेनापति, तो सेना में भर्ती करना, सेना के लिए रसद मतलब खाने पीने की व्यवस्था करना, वो सब काम भी क्या थे, सेनापति के हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 नंबर पर अगला अधिकारी कौन आएगा, तो बच्चा अगला आएगा आपका पंडित राव। पंडित राव। अब भी पंडित राव कौन था, पंडित राव को सद्र भी कहा जाता था। सद्र, अन्य नाम क्या जाएगा पंडित राव का, सद्र, दामे रा, सद्र। ठीक है, कार्य क्या था, तो आप लिख लें, डैश देखे मैं बोल दे रहा हूँ क्या है इसका कार्य, मैं आपको बताऊं। तो इसका कार्य ये था, जो राजा हुआ करता था, छत्रपति हुआ करता था, उसको धार्मिक मामलों में, है ना, धार्मिक मामलों में सलाह दिया करता था। तो वो क्या कहलाता था, आपका पंडित राव कहलाता था। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट में आखिरी जो था वो था आपका न्यायाधीश। न्यायाधीश। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे न्यायाधीश का मतलब क्या है, न्याय से दूसरी बात न्यायाधीश के विषय में एक फैक्ट ले लेना कि ये न्यायाधीश जो हुआ करता था, जो छत्रपति था यानी कि राजा के पश्चात राज्य में, यानी कि पूरे मराठा राज्य में दूसरा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। यानी कि सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन था, छत्रपति स्वयं यानी शिवाजी, और दूसरा प्रमुख अधिकारी कौन था, न्यायाधीश। क्लियर, तो आप लिख लेना इसके विषय में बना के, छत्रपति के पश्चात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, ठीक है, न्यायाधीश था। क्लियर, तो बच्चा ये थे हमारे 8 मंत्री यानी कि अष्टप्रधान। विश्वास कीजिए इस अष्टप्रधान से आप प्रीवियस पेपर जैसे वो घटना चक्र की आती है आपका हिस्ट्री वाली, या कोई भी और आपके पास जो भी सोर्स हो प्रीवियस पेपर के सिविल सर्विसेज के, ठीक है, आप उसमें देखना, आप इनको 8 से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बस इतने पूछता है, सुमंत का संबंध है, ऑप्शन देगा वित्त विभाग से, वित्त मंत्री था, विदेश मंत्री था, या मतलब आपका जो कृषि वगैरह कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना करके दे देगा, तो वहाँ आपका हर आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आप इन 8 के नीचे एक की पॉइंट बना के लिखेंगे, की पॉइंट या नोट बना के लिखेंगे आप, जो भी आपको सही लगे, की पॉइंट या नोट बना के लिखेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये था क्या कहते हैं आपका सेनापति, ठीक है, सेनापति का जो पद था, इस सेनापति के पद को छोड़ करके, यानी कि 7 मंत्री बाकी जो बचे, सेनापति के पद को छोड़ करके बाकी सभी 7 पद जो बचे हैं उन पर सामान्यता बोल रहा हूँ, सामान्यता ब्राह्मण की ही नियुक्ति की जाती थी। मेरी बात समझ गए, यानी कि अष्टप्रधान में सेनापति के पद को छोड़ करके बाकी सभी पदों पर सामान्यतः ब्राह्मण की ही नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो की पॉइंट में पहला आपने ये लिखा, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे की पॉइंट में या नोट में आप सेकंड पॉइंट लिखोगे इसमें एरो बना करके कि युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के दौरान न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर, न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों से, है ना, सैनिक कार्य लिए जाते थे। मेरी बात समझ गए।
अगर बाई चांस युद्ध हो जाए, किसी छिड़ जाता था, तो उस दौरान केवल 2 अधिकारी थे, एक तो न्यायाधीश और एक पंडित राव। इनको मैदान में नहीं जाना होता था, अदरवाइज और जो भी मतलब आपका क्या कहते हैं मंत्री थे, 6 जो बचे आपके, उन सबको युद्ध में भाग लेना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ से इन 2 पॉइंट से भी आपका प्रश्न बन सकता है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, जो मैं बताने चाह रहा हूँ, ये 8 हो गए हमारे अष्टप्रधान वाले। अब आपके एक और हेडिंग पड़ी थी, उसमें केंद्रीय प्रशासन में अन्य अधिकारी लिखा है ना अपना, अन्य अधिकारी। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तो मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपका ये 8 मंत्री हैं, अब इनमें से किसी भी प्रत्येक मंत्री के लिए, मतलब 8 में से कोई सा भी मंत्री, प्रत्येक मंत्री की सहायता के लिए 8 मंत्रियों का ग्रुप और होता था, मतलब 8 अधिकारियों का ग्रुप होता था। नहीं समझे? दोबारा बताऊं, जैसे मान लो आपका अमात्य है, ठीक है, तो अमात्य की सहायता के लिए 8 अधिकारियों का एक ग्रुप था, तो वो भी किस में आता था? केंद्रीय प्रशासन का ही भाग था। ठीक है, तो अन्य अधिकारी में आप डालेंगे हेडिंग अन्य अधिकारी, और अन्य अधिकारियों में हम लोग लिस्ट बना ले रहे हैं क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनका क्या कार्य होता था? ये अष्टप्रधान जो थे, इनकी सहायता के लिए वो 8 अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, उसके बाद मैं उनका विभाग लिख दूंगा, वो किस विभाग से संबंधित है। हेडिंग हो जाएगी आपकी अन्य अधिकारी केंद्रीय प्रशासन में। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका चिटनिस, एक अधिकारी का नाम था चिटनिस, चिटनिस। ठीक है, ठीक। दूसरा एक और अधिकारी था आपका, एक था आपका कारखानिस, कारखानिस। ठीक है, तीसरा था आपका पोर्टनिस, पोर्टनिस। चौथा था आपका फडनिस, फडनिस। ठीक, और 5वां था आपका बच्चा, फडनिस हो गया आपका सवनिस, सवनिस। सवनिस के नाम से एक और था, इसका मुख्य, इसका नाम था चलो बताता हूँ अभी, 6 नंबर पहले क्या पूरा लिख देना, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक था आपका मजूमदार, अधिकारी का नाम था, वो मंत्री था अमात्य, वो बड़ा अधिकारी था। ठीक है, ये छोटा अधिकारी था मजूमदार, इसका भी नाम मजूमदार था। नेक्स्ट 7 नंबर पर आएगा आपका मजूमदार जमादार, ये कौन था आपका बच्चा? जमादार। और 8 नंबर पे एक अधिकारी और था, इसका नाम था दीवान, इसका नाम क्या था? दीवान। ठीक है, तो ये 8 अधिकारी थे, एक मंत्री के अधीन में 8, और इस प्रकार से 8 मंत्री और 8 के अधीन में 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो चिटनिस का, अब यहाँ पूछेगा आपसे कि चिटनिस संबंधित है किससे, किस विभाग से संबंधित था? पूछेगा मजूमदार का संबंध किस विभाग से है, पूछेगा आपसे पोर्टनिस किस विभाग से संबंधित है, पूछेगा फडनिस किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर आपने क्रम में लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिखते चलना आप। चिटनिस जो था, चिटनिस जो था, ये जो था आपका, जो क्या कहते हैं आपका, जिस प्रकार से आपका वो था ना आपका, क्या कहते हैं पत्राचार, पत्राचार विभाग में लिपिक था। पत्राचार विभाग में कौन था? क्लर्क। तो आप चिटनिस के आगे लिख देंगे पत्राचार, पत्राचार लिपिक, पत्राचार लिपिक मतलब क्लर्क। ठीक है, दूसरा कारखानानिस, सॉरी कारखानिस, कारखानिस कौन था? रसद, रसद प्रमुख। रसद मतलब समझते हैं आप, खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी उनका प्रमुख कौन था बच्चा? कारखानिस था। क्लियर? दूसरा पोर्टनिस, पोर्टनिस कौन था? तो पोर्टनिस होता था रोकड़िया, रोकड़िया मतलब समझते हो रुपए पैसे से संबंधित रोकड़िया। ठीक है, फडनिस, फडनिस कौन था? फडनिस से पहले मैं आपको मजूमदार बता दूं तो फडनिस समझ में आ जाएगा। मजूमदार कौन था? ये आपका लेखा, लेखा परीक्षा एवं लेखा, है ना, लेखाकार। ये मतलब मजूमदार क्या करता था? लेखा परीक्षण का कार्य भी करता था और साथ में आपका लेखाकार भी था। अच्छा, ये वाला जो आपने लिखा है मजूमदार, जो आपने अष्टप्रधान लिखे थे, वहां पर आपका जो अमात्य है, अमात्य का भी कार्य यही था।
लेखा परीक्षण लिख देना आप उसमें। लेखा परीक्षण तथा लेखाकार का कार्य कौन करता था? अमात्य ही करता था। और उस अमात्य के अधीन एक अधिकारी था, छोटा अधिकारी मजूमदार, इसका भी कार्य क्या था? यही था, लेखा परीक्षा, अर्थात ये अमात्य की सहायता करता था इस कार्य में। मेरी बात समझ गए आप? दूसरी बात, मजूमदार के अंडर में एक अधिकारी था फडनीस। तो फडनीस क्या था? उप लेखाकार। फडनीस क्या था? उप लेखाकार एंड परीक्षक। ठीक है, तो मजूमदार बड़ा था और फडनीस उसके अंडर में आता था, लेकिन इसका पद क्या था? उप लेखाकार एंड परीक्षक हुआ करता था। ठीक है, जमादार क्या था? जमादार था आपका खजांची। जमादार खजांची होता था। दीवान जो था, दीवान सचिव नामक अधिकारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सबनिस, सबनिस था आपका बच्चा, जैसे कोई कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, उसका प्रमुख। तो ये था आपका कार्यालय प्रभारी। कार्यालय प्रभारी सबनिस हुआ करता था। ठीक है, तो ये 8 अधिकारी केंद्रीय प्रशासन के ही भाग थे। प्रत्येक मंत्री के अधीन ये 8 अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बच्चा केंद्रीय प्रशासन वाला सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, आपकी हेडिंग आई थिंक पढ़ी है शायद, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वो सबका एक ही कंबाइंड में उसमें करा दूंगा। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी अब प्रांतीय प्रशासन। तो इस टॉपिक के महत्व को समझते हुए आप इसको बार बार है ना, और बार बार क्या करें? रिवाइज करें, जिससे कि बेहतर आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन हमने कवर किया, अब प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, वो सबसे पहले मराठा राज्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था सिलेबस वाला, वो एक बार देख लेना, बहुत मजेदार है। ठीक है, तो पूरा मराठा राज्य आपके दिमाग में आ जाएगा। उसको बिना देखे इस टॉपिक को देखने में थोड़ा मतलब एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगा आपके दिमाग में, अदरवाइज समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन आपकी हेडिंग हो गई। अब मैं इसको प्रांतीय प्रशासन को आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप पहले कुछ देर समझ लेना, उसके बाद आप लिख लेना। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं आपको गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर क्या था बच्चा? सबसे ऊपर था आपका मराठा राज्य। ये तो क्लियर है। सबसे ऊपर क्या था? मराठा राज्य। और मराठा राज्य का प्रमुख कौन था बताओ? छत्रपति या राजा, या हम शिवाजी की बात कर रहे हैं तो शिवाजी। ठीक है, मराठा राज्य पूरा का पूरा मराठा राज्य। ठीक है, मराठा राज्य जो डिवाइडेड था वो विभाजित था आपका किसमें? प्रांत में। किसमें विभाजित था? प्रांत में। सामान्यतः 4 प्रांत थे, है ना। अब इन 4 प्रांतों के क्षेत्र भी हो जाएंगे। एक उत्तर प्रांत, एक दक्षिण प्रांत था, एक दक्षिण पूर्व प्रांत था, एक दक्षिण पश्चिम प्रांत था। और इन चारों प्रांतों के प्रांतपति के नाम भी थे। ठीक है, तो वो सब बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, उतना आपसे जीएस में नहीं पूछेगा। लेकिन जीएस का मतलब वैकल्पिक विषय में नहीं पूछता है, तो वो हम इतना डीपली नहीं जा रहे। ठीक है, तो जैसे प्रकार से मराठा राज्य का प्रमुख कौन था? छत्रपति। उसी प्रकार से प्रांत का भी प्रमुख होता था, और प्रांत के प्रमुख का नाम था सर ए सूबेदार। सर ए सूबेदार या सर ए कानकूत। ठीक है, इसका ये नाम होता था। दूसरा, इस कानकूत नहीं, कारकून। कानकूत कुछ और हो जाएगा, कारकून। कानकूत तो एक व्यवस्था थी, मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की। कभी आगे पढ़ेंगे तब समझाऊंगा उसके विषय में। कानकूत अलग है, कारकून। ठीक है, प्रांत, तो प्रांत का प्रमुख कौन कहलाता था? जिस प्रकार से मराठा राज्य पर छत्रपति था, उसी प्रकार से उन 4 प्रांतों में एक अधिकारी होता था, जो क्या कहलाता था? आपका सर ए सूबेदार या सर ए कारकून कहलाता था। क्लियर? और ये प्रांत जो विभाजित थे, ये विभाजित थे महालों में। महल से हो जाएगा महालों। किसमें होते हैं? महालों में। और महालों का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था सर हवलदार। क्या कहलाता था? सर हवलदार। ठीक है, तो मराठा राज्य किस में विभाजित था? प्रांतों में। प्रांत किस में विभाजित थे? महालों में। और महालों का प्रमुख कौन कहलाता बच्चा? सर हवलदार कहलाता था। ठीक है, और महाले विभाजित थे तरफों में। ये फा है, तरफों में विभाजित थे, और तरफों का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था आपका हवलदार। कौन कहलाता था? आपका हवलदार कहलाता था। ठीक है,
ये तर्फ जो विभाजित थे ये विभाजित थे आपके मौजों में। किस में विभाजित थे? मौजों में, ठीक है। और मौजों का जो प्रमुख कहलाता था वो कहलाता था आपका कारकून। कौन कहलाता था? कारकून, ठीक है। और मौजे किस में विभाजित थे? मौजों के नीचे क्या इकाई थी? तो वो इकाई थी आपकी ग्राम। और ग्राम में एक अधिकारी होता था, उसका नाम था पटेल या पाटिल। मेरी बात समझ गए? तो प्रांतीय प्रशासन और डायग्राम बनाओगे, आपके हेडिंग है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन केवल आप इसको बना लो, इसी से आपका प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो भी है सब कवर हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, कहाँ से कैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो मराठा राज्य, उसका प्रमुख छत्रपति। प्रांत, मराठा राज्य किस में विभाजित था? 4 प्रांतों में। उसका प्रमुख कौन था? सरे सूबेदार या सरे कारकुन। नेक्स्ट, प्रांत किस में विभाजित थे? महालों में। महालों का प्रमुख कौन कहलाता था? सर हवलदार। महाल किस में विभाजित थे? तरफों में। तरफों का प्रमुख कौन था? हवलदार। फिर तरफ किस में विभाजित थे? मौजों में। मौजों का प्रमुख कौन था? कारकुन। और मौजे किस में विभाजित थे? गांव में, ग्राम में। और ग्राम का प्रमुख कौन होता? पाटिल। यानी कि अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा, जो कई बार पूछा भी जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, कि पटेल अथवा पाटिल, है ना, किससे संबंधित अधिकारी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पटेल अथवा पाटिल स्थानीय मतलब ग्रामीण स्तर का स्थानीय अधिकारी है अथवा ग्रामीण स्तर का अधिकारी है। पूछेगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा, कारकुन, हवलदार, सर हवलदार, है ना, इस प्रकार से पाटिल। और क्या करेगा, ये महाल, तुरफों, मौजो, ग्राम को एक तरफ दे देगा और आपसे मैच कराएगा, भाई इनको मैच करो कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो मान लो हवलदार ये तरफों के आगे लिख दिया उसने सर या सूबेदार, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आगे हवलदार ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रांतीय व्यवस्था इनकी थी। तो आपको ये क्रम भी याद करना है, साथ में इनके अधिकारियों के नाम भी याद करने हैं, ठीक है। ये इसलिए करने हैं क्योंकि आप जैसे भी हाल फिलहाल में बीओ की परीक्षा हुई थी, खंड शिक्षा अधिकारी, तो उसका जीएस का लेवल देखने लायक था, मतलब एक स्टैंडर्ड है। यानी कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी की तो बात है ही जो है, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो परंपरागत ट्रेंड उसका चल रहा था, अब एकदम उससे हट गया है और अब उसके प्रश्नों का जो स्तर है एक मतलब जबरदस्त हो गया है, ठीक है। तो लगता है कि भाई अब हमें चीज़ों को ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना बल्कि चीज़ों को गहराई से जानना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शिवाजी का जो आपका सैन्य प्रशासन है, चाहे राजस्व है, चाहे आपका धार्मिक नीति है या अन्य जो भी पक्ष हैं, हम उस सब नेक्स्ट वीडियो में शिवाजी के सारे सेक्शन को कवर करेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी वीडियो टॉपिक रहेगा शिवाजी के उत्तराधिकारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, है ना, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करो, ठीक है। ओके बच्चा, धन्यवाद।